दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस खबर से पूरा विश्व हिल गया, क्योंकि कहीं न कहीं इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। और ऐसी घटना पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार घट चुकी है। केवल विदेशों में ही नहीं बल्कि अपने देश भारत में भी कई बड़े बड़े नेताओं की हत्या की जा चुकी है। और आज भी देश के पीएम इतनी कड़ी सुरक्षा के घेरे में होते हुए भी कहीं न कहीं उन आतंकियों के निशाने पर हमेशा रहते हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे। आज के अपने इस वीडियो में हम सुरक्षा संबंधी कुछ ऐसी ही घटनाओं को लेकर आए हैं जिनके पीछे की सच्चाई शायद ही आपको पता होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से। इनकी मौत की कहानी भी अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही है। वो काली तारीख थी 31 अक्टूबर 1984 की, जब सुबह सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी अपने घर से कांग्रेस ऑफिस की तरफ निकल रही थी, जहाँ एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट पीटर उस्तिनोव वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने वाला था। पर इससे पहले कि वो ऑफिस पहुँच पाती, उनकी सुरक्षा में तैनात एक सैनिक बेअंत सिंह ने अचानक ही अपनी दाईं तरफ से सरकारी रिवॉल्वर निकाल कर इंदिरा गांधी जी पर पहला वार किया, जिसके बाद उसने 2 गोलियां और चलाई जो इंदिरा गांधी के पेट में जाकर लगी। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, संतरी बूथ पर तैनात एक और शख्स की बंदूक इंदिरा जी की तरफ मुड़ गई। ये शख्स था सतवंत सिंह, जिसने अपनी स्टेन गन से इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 30 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में जा चुकी थी। हालांकि इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने बेअंत सिंह को वहीं पर ढेर कर दिया और सतवंत सिंह बच गया, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे बाद में अरेस्ट कर लिया गया था। घायल अवस्था में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी जी को ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों के लाख प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और दोपहर के 2:30 बजे ये खबर फैल गई कि इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई है। लेकिन उनके खुद के ही बॉडीगार्ड, जो कि कई सालों से उनके साथ थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि इंदिरा गांधी को मारने के बाद वो जिंदा नहीं बचेंगी। दरअसल इस घटना के पीछे असली वजह की शुरुआत हो गई थी 1980 में, जब पंजाब के हर कोने में खालिस्तान बनने की बात चल रही थी। खालिस्तान मतलब पंजाब का भारत से अलग होकर एक नया देश बनना। और ये खालिस्तानी लोग हथियारों के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर पनाह लिए हुए थे, ताकि गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह के अंदर उन्हें कोई गिरफ्तार भी न कर सके। इन लोगों की ऐसी खतरनाक हरकतों को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके अंतर्गत आर्मी को बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए थे कि उन्हें गुरुद्वारे के अंदर घुसकर सारे खालिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर देना है। लेकिन ऐसा करते समय गुरुद्वारे में मौजूद कुछ श्रद्धालुओं की भी जान चली गई थी, क्योंकि वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं में से कुछ लोगों को गुरुद्वारे के अंदर ऐसा करना सही नहीं लग रहा था और वो बीच में आ गए थे, क्योंकि सिखों के पवित्र स्थल में इस तरह के हत्याकांड एक पवित्र घटना थी। इसलिए पूरी दुनिया में इस घटना की बहुत बढ़ चढ़कर निंदा हुई और इसका रिजल्ट हुआ 4 महीने के बाद इंदिरा गांधी की मौत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके बॉडीगार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा वफादार थे, जिनमें से बेअंत सिंह तो पिछले 10 सालों से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी टीम में उनके साथ था। यहाँ तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जब इंदिरा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट आर.के. धवन ने बेअंत सिंह को ड्यूटी से हटा दिया था, तब खुद इंदिरा गांधी ने कुछ महीनों बाद उसे वापस बुला लिया था और उसी के हाथों इंदिरा गांधी की हत्या हुई। बेअंत सिंह के दूसरे साथी सतवंत सिंह को जब अरेस्ट किया जा रहा था तो उसने एक और शख्स का नाम लिया था और वो नाम था केहर सिंह, लेकिन इस नाम के व्यक्ति का खुलासा आज तक भी नहीं हो पाया है। जैसे ही इंदिरा गांधी के मरने की खबर फैली तो जगह जगह दंगे शुरू हो गए। चारों ओर लूटपाट, कत्ल, दुकान और मकान जलाए जाने लगे। चारों ओर बेकसूर सिखों को मारा जाने लगा। आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे दंगे में 3000 से भी ज्यादा सिखों को बहुत बुरी तरह से मार डाला गया था। सिर्फ 2 सिखों के अपराध ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया था। इंदिरा गांधी के हत्याकांड के लगभग 7 साल बाद भारत में एक और हैरतअंगेज हत्याकांड हुआ। 21 मई 1991 को उस समय के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी और जैसा कि सभी जानते हैं कि उनकी हत्या तो एक सुसाइड बम से की गई थी। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वजह इस हत्याकांड के पीछे की। 21 मई 1991 के दिन राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में जब रैली कर रहे थे तो उस दौरान एक 30 साल की नाटी, काली और गठीली लड़की पुलिस वालों से जिद कर रही थी कि उसे राजीव गांधी से मिलना है। हालांकि पुलिस उसे आगे नहीं जाने दे रही थी, लेकिन तभी उसकी जिद को देखते हुए राजीव गांधी ने खुद ही उसे अपने पास बुला लिया। पर उन्हें क्या पता था कि वो साक्षात अपनी मौत को ही अपने पास बुला रहे हैं। और वो लकड़ी चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। हार पहना कर जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ और उस सुसाइड बॉम्बर ने वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए। चारों ओर केवल खून और मांस के चिथड़े ही पड़े थे, जिसे देखकर बचे हुए लोग इधर उधर बेतहाशा भागने लगे। लेकिन इस लड़की ने खुद की जान की परवाह न करते हुए राजीव गांधी को क्यों मारा? दरअसल इस घटना के तार जुड़े थे श्रीलंका से। साल 1990 में जब हर एक न्यूज़पेपर में यही खबर छाई हुई थी कि राजीव गांधी इस बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये खबर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे को चुभ रही थी, क्योंकि राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना श्रीलंका में बैठे लिट्टे चीफ प्रभाकरण को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए उसने इनकी हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया। इस मर्डर की प्लानिंग शुरू की गई थी नवंबर 1990 में श्रीलंका के जंगलों से, जब तमिल आतंकी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम को चिंता सताई जा रही थी कि अगर राजीव गांधी सत्ता में आ गए तो इस आतंकी संगठन का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए संगठन के चीफ वी प्रभाकरण अपने 4 साथियों के साथ प्लान बनाते हैं कि तमिलनाडु में जाकर किसी जगह छुपकर काम को अंजाम देने के लिए वहाँ के लोगों को तैयार करो और बम से राजीव गांधी को उड़ा दो। लेकिन इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि राजीव गांधी कोई आम इंसान नहीं थे कि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने सिर्फ 2 महीने में ही एक फोटोग्राफर
सुसाइड बॉम्बर और बम बनाने वाले को भी ढूंढ लिया और फिर शुरू होती है प्लानिंग राजीव गांधी हत्याकांड की। अप्रैल तक उनका पूरा प्लान एग्जीक्यूशन के लिए रेडी था। आपको बता दें कि इस प्लान का 2 बार ट्रायल भी किया जा चुका था। पहला ट्रायल राजीव गांधी की ही तमिलनाडु की मरीना बीच वाली रैली में, जहाँ पर धनु नाम की लड़की जो सुसाइड बॉम्बर बनने वाली थी वो स्टेज के बिल्कुल नजदीक पहुँच जाती है, जहाँ से राजीव गांधी तक आसानी से पहुँचा जा सकता था। और दूसरा ट्रायल वीपी सिंह की रैली में, जिसमें लड़की वीपी सिंह के ठीक वैसे ही पैर छूती है जैसे कि उसको राजीव गांधी के पैर छूते समय बम ब्लास्ट करना होता है। ठीक प्लान के हिसाब से 21 मई 1991 को लड़की अपनी ड्रेस के अंदर बम छुपाकर रैली में राजीव गांधी के पास पहुंचकर 10:21 में ये ब्लास्ट कर देती है और देश अपने फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर को खो देता है। चलिए अब एक और आश्चर्यजनक खुलासा आपके सामने करते हैं और वो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश के संबंध में। वैसे तो ये हमेशा ही आतंकवादियों के निशाने पर बने रहते हैं और अभी कुछ ही महीनों पहले ही पंजाब में रैली के लिए जा रहे पीएम मोदी का काफिला जब 20 मिनट तक रोड पर ही खड़ा रहा था तो इस घटना को भी एक साजिश ही माना जा रहा था, जिसकी हर जगह पर निंदा हुई थी। पर अभी हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो घटना है आज से लगभग 9 साल पहले की। 27 अक्टूबर 2013 को जब मोदी जी पटना के गांधी मैदान में अपना भाषण दे रहे थे और उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि जहाँ पर वो खड़े हैं उस स्टेज के नीचे बम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी थी कि बम लगाया जा चुका है, लेकिन बम कहाँ लगाया गया है ये पुलिस भी नहीं जानती थी। पीएम मोदी की रैली में उस दिन 3 लाख से भी ज्यादा लोग आए हुए थे और स्टेज पर पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। ऐसे में अगर ये बम ब्लास्ट हो जाता तो ये बहुत बड़ा हत्याकांड होता, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समय रहते ही बम स्क्वाड को ये बम मिल जाता है और वो उसे वहीं पर डिफ्यूज कर देते हैं। जांच में पता चला कि साजिश के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था और इसके लिए मुख्य रूप से 2 आतंकी जिनके नाम इम्तियाज और तारिक था। उन्होंने रैली वाले दिन पूरे पटना में 8 जगह पर बम ब्लास्ट के प्लान किए थे। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी इंडिया के कोने कोने से 3 हिस्सों में बंटकर अपने अपने बम के बैग लेकर प्रियांशु ट्रैवल की बस से पटना पहुंचेंगे और इम्तियाज और तारिक पटना जंक्शन पर पहला बम ब्लास्ट करेंगे ताकि स्टेशन से ही दहशत का माहौल बन जाए और रैली में पहुंचने वाले लोग वहां पर ना पहुंच सके और बाकी के लोग गांधी मैदान के आसपास बम लगाएंगे और एक बम मोदी जी की स्टेज के ठीक नीचे लगाया जाएगा। लेकिन पटना जंक्शन पर ही तारिक से बम लगाते वक्त कोई गलती हो जाती है और बम उसी वक्त फट जाता है, जिससे तारिक वहीं पर मर जाता है और इम्तियाज को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर पुलिस की बेतहासा मार के आगे इम्तियाज सारा प्लान बता देता है और जैसे जैसे वो बम की जगह बताता जाता है वैसे वैसे सारे बम डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। 11:40 पर उद्योग भवन में, 12:05 को रीजेंट सिनेमा में लगे बम को डिफ्यूज कर दिया गया। पर जब तक पुलिस गांधी मैदान के पास मौजूद महात्मा गांधी स्टैचू पर पहुंचती है उससे पहले ही ये बम ब्लास्ट हो चुका था और ठीक 5 मिनट बाद वहां से थोड़ी ही दूरी पर ट्विन टावर में एक और धमाका होता है। पूरा एरिया बम के धमाकों से गूंज उठता है, लेकिन जो एक बम बड़े हत्याकांड के लिए लगाया गया था उसे ढूंढना अभी भी बाकी था, लेकिन समय रहते ही उसे भी ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया गया और पीएम मोदी सहित लाखों लोगों की जान बचा ली गई। और इससे भीषण हत्याकांड को रोकने का श्रेय केवल पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम को ही जाता है। तो देखा दोस्तों कि किस तरह हमारे मिनिस्टर और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर हमेशा आतंकी संगठनों की साजिशों के दायरे में रहते हैं, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता है कि कब कौन सा अपना भरोसेमंद व्यक्ति ही किसी गद्दार से मिल जाएगा और किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे बैठेगा। वैसे आपको भारत का कौन सा नेता सबसे प्रिय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।